हेलो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स क्लासेस 99 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे राजनीति शास्त्र के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यानी पॉलिटिकल साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। और ये आपके जो क्वेश्चंस जो आएंगे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग जो है इसको ज़रूर इसको देखें और समझें इसको। तो ये सब क्वेश्चन जो है आने वाले समय के लिए आपके एग्ज़ाम के व्यू से आपको बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। तो इसलिए हम लोग आते हैं, अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन हम पूछेंगे और उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो देखिए, प्राक्कलन समिति के जो सदस्य चुने जाते हैं वो होते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से सदस्यों को चुना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा सही आंसर होगा, लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो देखिए, विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, दोनों के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा हमारा वो करेक्ट आंसर होगा। 6 वर्ष के लिए कार्यकाल, विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र की आवश्यकता है? कितनी उम्र जो है आवश्यक है? तो विधान परिषद का सदस्य अगर किसी को निर्वाचित होना है तो कितना उम्र चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए है 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 21 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 30 वर्ष। तो विधान परिषद हो या राज्यसभा हो, दोनों के लिए सदस्य को अगर निर्वाचित होना हो तो उसके लिए कम से कम मिनिमम 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वो किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा, तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है पूर्व सोवियत संघ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो यानी समवर्ती सूची की जो प्रेरणा ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत ही ये जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? संघ सूची का विषय, तो ऑप्शन नंबर ए है पुलिस, बी है रक्षा, सी है न्याय और डी है फौजदारी विधि और प्रक्रिया। तो या ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा रक्षा। यानी कि जो संघ सूची का विषय है रक्षा जो है वो एक संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए? यानी 42वां संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सा समवर्ती सूची में जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी है सार्वजनिक स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी है जेल और ऑप्शन नंबर डी है फौजदारी विधि। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। इसमें 42वें संविधान संशोधन में जोड़ दिया गया था समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं कि भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है? भारतीय संघ में अवशिष्ट जो शक्तियां हैं वो किन के पास है? ऑप्शन नंबर ए है राज्यों के पास, ऑप्शन नंबर बी है केंद्र एवं राज्य के पास, ऑप्शन नंबर सी है केंद्र के पास और ऑप्शन नंबर डी है किसी के पास नहीं। तो भारतीय संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हैं केंद्र के पास, यानी केंद्र सरकार जो होती हैं उनके पास अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था? आप लोगों को पता है कि जो योजना आयोग गठन किया गया था उसके बाद जो है
इसको समापन भी कर दिया गया और योजना आयोग जो है बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। तो जब हमारी जो बीजेपी की जो सरकार आई, उन्होंने क्या कर दिया, बीजेपी की सरकार यानी 2014 में जब आई थी, जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई तो उसने योजना आयोग का नाम बदल दिया और योजना आयोग का नाम जो है बदल करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया। तो भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया था? योजना आयोग जो है भारतीय योजना आयोग वो 2014 में समाप्त कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा कहाँ है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो होगा थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि मैकमोहन रेखा जो है ये राज्य की बात हो रहा है। तो चूँकि हम लोग जानते हैं कि भारत तिब्बत जो सीमा है और चीन सीमा है वहाँ पर मैकमोहन रेखा जो है खींची गई है। हेनरी मैकमोहन जो थे उन्होंने खींचा था। तो यहाँ पे जो ये मैकमोहन रेखा है वो जम्मू कश्मीर से भी होकर गुजरता है और अरुणाचल प्रदेश से भी होकर गुजरता है। तो लेकिन अगर हम इसमें देखें ज़्यादा जो है करेक्ट अगर आंसर इसमें दोनों में कंपेयर करें तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर होना चाहिए, क्योंकि भारत तिब्बत जो सीमा है वो ज़्यादातर तिब्बत जो है और जम्मू कश्मीर से होकर के जम्मू कश्मीर जो है उसी के जो है भारत और तिब्बत सीमा के बीच में जम्मू कश्मीर आता है। तो यहाँ से भी होकर मैकमोहन रेखा गुजरता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है। तो इस कंडीशन में हम जम्मू कश्मीर को ज़्यादा जो है तवज्जो देंगे। तो ए जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, असम और उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में भी मैकमोहन रेखा उससे भी होकर गुजरता है। ठीक है, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर ज़्यादा बेटर रहेगा दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी? ठीक है, देश में जब आंतरिक गड़बड़ी हुई थी, ठीक है, तो उस समय संकटकालीन जो स्थिति थी उस समय इसकी घोषणा कब की गई थी, किस सन में की गई थी? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 1977, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1976 और ऑप्शन नंबर डी है 1975। ठीक है, तो इसमें जो देश में जो आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति जब हुई थी उसकी घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में संकटकालीन स्थिति की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा। आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 11। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो हम ऑप्शन नंबर इसमें देख लेते हैं। पहला है 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन नंबर सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 6। तो इसके 6 अंग हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय ऐसे करके इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आता है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा भी आ जाएगा। ठीक है, सुरक्षा परिषद भी आ सकता है। ऐसे करके 6 टोटल जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 12। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण जो आयोग बनाया गया था वो कब बनाया गया था? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है बी 1952, सी ऑप्शन है 1959 और डी ऑप्शन है 1966। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा 1952, यानी 1952 में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निशस्त्रीकरण जो आयोग था उसका गठन किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन है पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है डी चौधरी चरण सिंह। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा चौधरी चरण सिंह ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना चौधरी चरण सिंह ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर और ऑप्शन सी है 24 दिसंबर और ऑप्शन डी है 16 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही आंसर होगा 1 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? 50% आरक्षण कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया है? तो ऑप्शन हमारे पास है ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी बिहार और डी तमिलनाडु। तो इसमें जो 50% आरक्षण की बात की गई है महिलाओं को पंचायतों में देने की, तो वो सबसे पहले बिहार राज्य जो था उसने ऐसा काम किया है कि 50% महिलाएं जो है पंचायतों में रह सकती हैं। ठीक है, उनको आरक्षण सीट दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? ऑप्शन है ए अमेरिका, बी है इंग्लैंड, सी है सोवियत संघ और डी है चीन। तो इसमें जो ब्रेजनेव जो राष्ट्रपति थे वो सोवियत संघ के थे, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा हमारा सही आंसर होगा सोवियत संघ। ब्रेजनेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी है सुकर्णो, ऑप्शन नंबर सी है अब्दुल नासिर और ऑप्शन नंबर डी है मार्शल टिटो। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी, उस समय ये जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, अब्दुल नासिर है ना, और उनके साथ जो है मार्शल टिटो थे। ये सब ने मिल करके मेनली इसमें तीन लोगों को बुलाता है, जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, मार्शल टिटो को। तो इसमें ये तीन लोगों ने मिल करके इसकी नींव रखी थी। ठीक है, लेकिन इसके जो पहली अध्यक्षता हुई थी उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टिटो थे, यानी ऑप्शन नंबर जो डी होगा हमारा सही आंसर होगा कि गुटनिरपेक्ष जो प्रथम सम्मेलन बुलाया गया था उसमें अध्यक्ष कौन थे? तो मार्शल टिटो थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? क्षेत्रीय दलों में शक्तिशाली होने के लिए, यानी क्षेत्रीय दल जो होते हैं, क्षेत्रीय दल ज़्यादा शक्तिशाली अगर हो जाए तो भारत संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है एकात्मक संघवाद, और ऑप्शन नंबर बी है सौदेबाजी वाला संघवाद, ऑप्शन नंबर सी है सहकारी संघवाद और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो अगर क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली, यहाँ पे कह रहे हैं क्षेत्रीय दलों के शक्तिशाली होने से भारत में संघवाद का कौन सा प्रतिमान उभर रहा है? तो सौदेबाजी वाला संघवाद जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है सौदेबाजी शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर क्षेत्रीय दल बढ़ गए है ना, इनकी अगर ये शक्तिशाली हो गए तो सौदेबाजी की संघवाद शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति प्रदान करता है, शक्ति देता है? यानी संविधान का कौन सा अनुच्छेद, उस अनुच्छेद का नाम बताना है जो संसद को ये अधिकार देता है, ये शक्ति देता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 19 का ऑप्शन नंबर हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 115, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 183, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 221 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 249। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 जो होगा हमारा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 249 ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 249। तो अनुच्छेद 249 क्या करता है? संविधान का जो है अनुच्छेद 249 संसद को ये अधिकार देता है कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्नलिखित में से किसने दिया? तो ऑप्शन नंबर ए है राजमन्नार समिति, ऑप्शन नंबर बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन नंबर सी है अशोक मेहता समिति और ऑप्शन नंबर डी है चंदा समिति। तो ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव दिया गया था वो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव
दिया। बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर बी है पंचायत, ऑप्शन नंबर सी है पंचायत समिति और ऑप्शन नंबर डी है जिला परिषद। तो बलवंत राय मेहता समिति ने ग्राम पंचायत जो है ग्राम पंचायत को ज़्यादा जो है उन्होंने शक्तिशाली बनाने के लिए सुझाव दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? पंचायती राज को संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 97, दूसरा ऑप्शन है 66, तीसरा ऑप्शन है 47 और चौथा ऑप्शन है 29। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य सौंपे गए हैं। कितने सौंपे गए हैं? 29। ठीक है, 29 कार्य सौंपे गए हैं 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ऑप्शन नंबर ए है 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं अनुसूची और ऑप्शन नंबर जो डी है लिखा हुआ है कि 12वीं अनुसूची। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा 11वीं अनुसूची, ये हमारा सही आंसर होगा। 11वीं अनुसूची में जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में ये जो है जोड़ा गया था 11वीं अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 24, क्वेश्चन नंबर है 24। तो आते हैं इस पर। कह रहा है कि यदि राज्यसभा किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो क्या विकल्प है? अगर राज्यसभा द्वारा अगर किसी लोकसभा द्वारा विधेयक जो पारित किया जाता है उस पर अगर वो असहमत हो राज्यसभा तो क्या कर सकती है? क्या विकल्प उसके पास है? पहला ऑप्शन है संशोधन विधेयक पारित नहीं माना जाएगा, दूसरा ऑप्शन होगा संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा 2/3 बहुमत से लोकसभा द्वारा पारित हो जाएगा और ऑप्शन डी होगा लोकसभा को राज्यसभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार है। यानी इसमें जो ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा कि राज्यसभा अगर किसी संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा से असहमत हो तो वो संयुक्त बैठक द्वारा निर्णय होगा। और संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहिएगा? संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 49, दूसरा है 50, तीसरा ऑप्शन है 51 और चौथा ऑप्शन है डी 52। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं अमेरिका में। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा सही आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1988, ऑप्शन नंबर बी है 1989, ऑप्शन नंबर सी है 1990 और ऑप्शन नंबर डी है 1991। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी होगा करेक्ट आंसर होगा कि जर्मनी का एकीकरण 1990 में किया गया था, 1990 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 364। यानी कि जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 352 है, अनुच्छेद 352 है, उसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसने कहा था कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। ये कथन किनका है? कि उन्होंने कहा था कि कल हम अंग्रेजी राज से गुलाम हो जाएंगे और
और उसके लिए हम लोग आधी रात को बंटवारा भी होगा हमारे देश का। इसलिए ये आज़ादी के जश्न में हम लोग जश्न भी मनाएंगे और बंटवारे के गम में हम लोग गम भी मनाएंगे। तो ये कथन किनका है? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और चौथा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा हमारा सही आंसर होगा। महात्मा गांधी का कथन है, उन्होंने कहा था जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा होने वाला था और अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से जाने वाली थी, तभी उन्होंने कहा था कि हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि अंग्रेजी हुकूमत से हम लोग अब आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन दुख का बात यह है कि हमारा देश बंट जाएगा 2 भागों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है गोवा। तो सबसे पहले जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था वो राज्य है आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्री रामुलु ये जो थे एक गांधीवादी नेता थे और इन्होंने भूख हड़ताल किया था। तो और उनके बाद जो है उसके कुछ समय के बाद 56 दिनों के बाद जो है उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसलिए तो आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले जो है गठित होने वाला भाषाई आधार पर ये राज्य पहला बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? आंध्र प्रदेश जो राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया उसका गठन कब हुआ था? ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चंस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है 1950, दूसरा है 1951, तीसरा ऑप्शन है 1952 और चौथा ऑप्शन है 1960। तो आंध्र प्रदेश जो राज्य था भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य था और उसका गठन जो हुआ था 1952 में गठन हुआ था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आज का प्रश्न आपके पास हम देखे जा रहे हैं और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज का प्रश्न है कि दिग्गज गांधीवादी और कांग्रेसी नेता कौन थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वो एक गांधीवादी नेता थे, दिग्गज गांधीवादी नेता थे और कांग्रेसी नेता भी थे। वो कौन थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए मांग कर रहे थे और इसके लिए उन्होंने अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर बैठ गए थे और 56 दिन तक भूख हड़ताल वैसे ही रह गया। 56 दिनों तक बिना खाए पिए भूख हड़ताल करते रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो स्टूडेंट्स आप जो है अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।